हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इम्पीरियल क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार और आज का करंट अफेयर का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। किस स्थान पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कोचरब आश्रम इन विच प्लेसेस ऑफ द गुजरात। तो सबसे पहली बात कि गुजरात से रिलेटेड है और यह जो जगह है यहाँ पे ध्यान देना है कि वो साबरमती है और साबरमती का नाम लेते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए किस व्यक्ति का नाम, किस एक महान राष्ट्रपिता का नाम, वो है महात्मा गांधी। तो गांधी जी जो है इस साबरमती आश्रम से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे और 4-5 महीने बाद यानी लगभग 25 मई के आसपास में, कौन से डेट में, 25 मई के आसपास में जो है इस आश्रम की क्या हुई है, स्थापना हुई है। कोचरब आश्रम की स्थापना हुई है। और ध्यान देना है, और स्थापना करने का मतलब कि वहाँ पे बनाया गया है, लेकिन आज के डेट में उद्घाटन उन्होंने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। गांधी जी के संदर्भ में ये संबंधित है। तो ये जगह का नाम क्या है, साबरमती। तो आपका आंसर हो जाएगा साबरमती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय ने किस दिन को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया वो 565 रियासतों वाली बात। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब उस समय भारत में लगभग 563 या 565 रियासतें थीं, जिसमें से 3 रियासतें तो लगभग ऐसी थीं जो बिल्कुल मना कर रही थी कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे। जिसमें से एक आपका जम्मू कश्मीर था, एक जूनागढ़ था और एक हैदराबाद था। 3 बहुत कट्टर विरोधी हो रहे थे। जूनागढ़ तो कह रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, हैदराबाद भी कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर कह रहा था एक स्वतंत्र देश का जो है निर्माण हम करेंगे, यानी स्विट्जरलैंड हम बनाएंगे, हम ना भारत में शामिल होंगे ना पाकिस्तान में। तो उसमें से एक हैदराबाद भी था। तो हैदराबाद के निवासियों को वहाँ के निजाम से मुक्ति दिलाने के लिए, किससे मुक्ति दिलाना है, तो हैदराबाद में जो शासक वहाँ के हुआ करते थे उनको निजाम कहा जाता था। तो निजाम से मुक्ति दिलाने के लिए साथ ही साथ वहाँ पे कौन सा समूह रह रहा है, रजाकार समूह। तो रजाकार समूह से भी मुक्ति दिलाना है। इस चीज़ को लेकर के वहाँ पे स्वाधीनता मतलब फोर्सेस भेजे गए थे। और आपको पता भी होना चाहिए कि वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, है ना, ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो के नेतृत्वकर्ता जो थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्वकर्ता थे। और उन्होंने हैदराबाद को भारत में विलय करवा लिया। और उसी समय वहाँ से जो सेना लड़े थे हैदराबाद पे, उन्होंने कब्जा किया था। वहीं से फिर अंडमान निकोबार भी गए थे और उसी समय अंडमान निकोबार पे भी हम भारतीयों ने अपना झंडा गाड़ दिया। तब से हमारा अंडमान निकोबार अपना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 17 सितंबर। 17 सितंबर को यह स्वाधीनता दिवस के रूप में क्या किया गया, मनाया गया है। और संदर्भ क्या है, तो भाई हैदराबाद को किससे निजात दिलाना है, निजाम से आज़ादी दिलाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कि बिहार के प्रसिद्ध कलाकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया। इनका संबंध बिहार की किस कला से था। बिहार में तो बहुत सारे कलाएं जो है डेवलप्ड हैं, फेमस भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं। अक्सर एग्जाम में तो पूछते रहता है, बीपीएससी के एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो भाई साहब हैं ये जुड़े हुए थे बावन बूटी कला से। बावन बूटी ये भी कहीं ना कहीं कसीदाकारी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, साड़ियों के कलाकारियों से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही फेमस कला है और ये काफ़ी ट्रेनिंग भी देते थे और अन्य कलाकारों को इसके बारे में बताते थे कि किस प्रकार की कला है, कैसे किया जाता है, इसका प्रशिक्षण भी दिया करते थे। तो यहाँ पे कपिल देव जो हैं ये इनका निधन हुआ है। तो क्या थे ये, किस कला में माहिर थे, बावन बूटी कला में माहिर थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा, देखिए सूरज, पीएम सूरज पोर्टल। तो पीएम सूरज नाम में ही लग गया पीएम, प्राइम मिनिस्टर।
तो सीधी सी बात है कि भाई इसका उद्घाटन करने वाला, इसकी शुरुआत करने वाला, इसका शुभारंभ करने वाला व्यक्ति कौन होगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की और ये कहीं ना कहीं रोजगार से प्लस जो व्यवसायिक है, छोटे छोटे लेवल पे व्यवसाय हैं, उनको लोन देना, उनको ऋण देना, उससे संबंधित ये सारी बातें की गई है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर लैब सेंटर का मतलब वहाँ पे कई सारे ऐसे प्रशिक्षण किए जाएंगे, टेस्टिंग किए जाएंगे, रिसर्च के काम भी चलेंगे। तो कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखना है, वो किया गया है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे किया गया है? तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम जो आपको चारों ऑप्शन में से दिख रहा होगा कि पहला तमिलनाडु, फिर केरल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। वहाँ पे यह स्थापित किया गया है और काफ़ी सारे रिसर्च वहाँ पे किए जाने हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाई गई याओंडे घोषणा किस बीमारी से संबंधित है? देखिए, बहुत सारे से हमारे यहाँ जो लगता है छोटे छोटे बीमारियां हैं, लेकिन ये अन्य देशों में देखिएगा, चाहे अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे साउथ अमेरिकन कंट्री हो। जैसे भी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे कि पेरू में डेंगू को जो है महामारी घोषित किया गया है, डेंगू को लेकर के हेल्थ इमरजेंसी जारी किया गया है। वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, ये घोषणा के हाल में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाई गई याओंडे घोषणा तो वहाँ के व्यक्ति हैं जो चेयरमैन हैं, वहाँ पे उन्होंने घोषणा किया है कि भाई इस बीमारी को लेकर के, कौन सी बीमारी? मलेरिया को लेकर के, कि एक घोषणा की गई है कि कैसे कैसे इससे सुरक्षा अपने आप को रख सकते हैं या सुरक्षित रखा जा सकता है। कौन कौन सा ऐसा प्रिकॉशन है जो देख करके हम लोग ठीक ठाक अपने आप को रख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। और डेंगू तो जानते हैं आप लोग, कुछ दिन पहले पेरू में उसके लिए हेल्थ इमरजेंसी लगाया गया था। बाकी तो देखिए, एड्स है, कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, ये जीवाणु से होने वाला बीमारी है। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। फिर यहाँ पे कैंसर है। आजकल तो देखिएगा कैंसर में क्या होता है, कहीं गांठ जम जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, मतलब अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा अगर आप ले रहे हैं और उस प्रोटीन का कलेक्शन या किसी भी कोशिका का असीमित प्रसार हो रहा है, कहीं पे इकट्ठा होते चला जा रहा है, गांठ बनते जा रहा है, दर्द नहीं कर रहा है, तो समझिए कहीं ना कहीं इसका लक्षण है। और महिलाओं के बारे में तो आपको पता होगा, खास करके जो आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, उसके कारण महिलाओं की मृत्यु ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि इस प्रकार की कुछ गांठ हुई हैं, या वो छिपा के रखती हैं, मतलब शर्म के मारे नहीं बता पाती हैं कि इस तरीके का कुछ गांठ हमारे स्तन पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कैंसर का ही है। और एड्स का तो जानते हैं आप लोग, एड्स भी बहुत गंभीर बीमारी है, संक्रामक बीमारी तो नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन हाँ, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से ये बीमारी पॉसिबल है। और इसका लक्षण तो दिखता ही नहीं है, आपको बीमारी हो जाएगा 10 साल बाद पता चलेगा कि अच्छा फलना व्यक्ति को एड्स हुआ है। अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो अगर आप हर साल अपना बॉडी चेकअप करवा रहे हैं, तो शायद ये एड्स ही क्या, कई सारी बीमारियों का अगर है तो पता चल जाएगा, नहीं है तो फिर आप स्वस्थ हैं, चंगे हैं एकदम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रसिद्ध IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो IAA यहाँ पे देखना है, ये एक एडवर्टाइजिंग, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन है, मतलब विज्ञापन को लेकर के कि विज्ञापन कैसे करना है, क्या करना है, कितना करना है, नहीं करना है, इस चीज को लेकर के जो है इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो व्यक्ति कौन है? दो व्यक्ति हैं, श्रीनिवासन स्वामी। ठीक है भाई, ये एक डिसाइड करते हैं या अपने तरीके से करते हैं भाई किस चीज़ का विज्ञापन कैसे करना है। जैसे आप देखिएगा, पहले ऐसे खतरनाक विज्ञापन होते थे, मतलब इसका कोई दूर दूर तक लेना नहीं होता था। जैसे मान लीजिए फेयर लवली को ही ले लेते हैं, 7 दिन में गोरा बना है, भाई 7 दिन में गोरा बन ही जाना है, तो ब्रायन लारा इतना काला है, गोरा हो जाता है फेयर लवली लगा करके। तो कुछ कुछ ऐसे विज्ञापन हैं कि जिनको रोकना था कि वो भ्रामक प्रचार प्रसार ना करे, विज्ञापन वैसा ना करे जिससे लोगों के भावनाओं को ठेस भी पहुंच सके। तो उस तरीके कुछ इनका योगदान रहा है, तो उसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। व्यक्ति कौन है? श्रीनिवासन स्वामी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने अभ्यास कैटलस 2024 एक्सप्रेस 2024 में भाग लिया। अभ्यास कैटलस जो है, यह एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था?
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मालदीव, विशाखापट्टनम, सेशल्स, इंडोनेशिया। तो आपको पता होना चाहिए जो है साउथ अफ्रीका में जो है ना, मतलब अफ्रीकन एरिया में, अफ्रीकन कंटिनेंट में एक छोटा सा महाद्वीप टाइप का है जिसका नाम है सेशल्स। ठीक है, तो सेशल्स नामक जगह पे भारतीय नौसेना ने अभ्यास किया। इसका नाम क्या था? कटलेस 2024। ये कहाँ किया गया है? सेशल्स में किया गया है, जो कि अफ्रीकन कंटिनेंट में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय कार्यक्रम कीर्ति का शुभारंभ किया। अब इसमें कीर्ति का पूर्ण रूप क्या है? देखिए यहाँ पे कीर्ति तो लिखा जाता है कीर्ति, KEERTY, लेकिन कीर्ति से डिनोट किया जाता है KIRTI। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कीर्ति नो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है आपका खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। फिर आपका कीप इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन और नॉलेज इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। कहने का मतलब है कि के वाले का मामला है यहाँ पे, एक में नॉलेज है, एक में कीप है, एक में खेलो है, एक में नो है। तो अब बताइए, कई वर्षों से हम लोग सुनते भी आ रहे हैं ना खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया मतलब इसमें क्या है कि जो छोटे से छोटे स्तर पे जो प्लेयर्स हैं जिनको लगता है कि नहीं ये उभर करके ऊपर जा सकते हैं, उनके प्रेरणा के लिए यह स्कीम लाया गया है। तो इसका फुल फॉर्म होगा खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। मतलब टैलेंट को पहचानना है, उसकी पहचान करना है कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो निचले तबके से लेकर के ऊपर के तबके तक जा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने। चर्चित रिवाइज्ड ड्रग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम यानी RPTUS योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रिवाइज्ड ड्रग टेक्नोलॉजी, दवा के निर्माण के लिए। तो दवा के निर्माण के लिए, दवा तकनीक के लिए कहीं ना कहीं यह केमिकल से रिलेटेड होगा, कहीं ना कहीं यह उस इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा जहाँ पे औषधि का निर्माण होता होगा। तो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या काम है इनका ड्रग से रिलेटेड? सड़क परिवहन, सड़क बनवाएगा कि दवा बनवाएगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, हाँ इसमें उद्योग तो आ रहा है लेकिन वाणिज्य साथ में कॉमर्शियल जुड़ गया है तो नहीं हो सकता है। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, तो आपका आंसर हो जाएगा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा ये स्कीम लाया गया है। ध्यान देना है कि एक दवा की कैटेगरी होती है भारत देश में, अगर खास कर बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी की दवा, एक जेनरिक दवा। तो जेनरिक दवा जो है वो सरकार के द्वारा निर्मित किया जाता है, जबकि प्राइवेट कंपनी के द्वारा कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी कर रहा होता है जिसकी कीमत वो लोग तय करते हैं। जेनरिक दवा बहुत सस्ती होती है और जो उनका कम्बिनेशन होता है वो प्राइवेट दवा से ही मिलता जुलता है। बट अगर आप डॉक्टर से कहिएगा ना कि डॉक्टर साहब आप जेनरिक दवा ही हमको लिख दीजिए, तो डॉक्टर साहब कहेंगे लिख तो देंगे बट गारंटी नहीं है आपका ठीक होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब को उस जेनरिक दवा पे कमीशन नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ध्यान देना है कि सरकार जो जेनरिक दवा बना रही है तो जनता को भी जागरूक होना है, वो जा करके मेडिकल शॉप पे जेनरिक दवा ही पहले मांगे, क्योंकि लगभग 50-60% लेस हो जाता है। मतलब जो दवा प्राइवेट कंपनी का वो 10 रुपये का मिलेगा, वो जेनरिक दवा आपको 4 रुपये में मिल जाएगा। तो जब मिल ही रहा है, डर किस बात का? गवर्नमेंट ने अप्रूव करके भेजा है उसको। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सभी दवाएं ठीक होती हैं, अच्छी होती है, काम करने वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी 10 क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। धन्यवाद।